दिग्विजय, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कल एक भयानक आपदा आई थी इस क्षेत्र में, और उसके बाद लगातार जो सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला था और पूरी रात भर आईटीबीपी और बंगाल रेजिमेंट के जो 418 इंजीनियरों की टुकड़ी ने वहाँ पे जो तपोवन क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना थी उस पे रेस्क्यू और बचाव के कार्यों में जुटे थे। कल तक 10 शव निकाले जा चुके थे और करीब 12 लोगों को सकुशल निकाला जा चुका था। और करीब अभी भी जो तपोवन गार्ड में जो जल विद्युत परियोजना की टनल है, सुरंग है, उसके अंदर करीबन 37 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका कल जताई जा रही थी। जबकि आज हम इस समय रैणी गांव में मौजूद हैं, रैणी गांव के जहां इस आपदा का जन्म हुआ है, जहां से ये आपदा शुरू हुई है, हम उस स्पॉट पे मौजूद हैं। और यहाँ पे करीब 50 से ज्यादा लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जबकि जो बाहर के कर्मचारी थे, मजदूर वर्ग था, उनके भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे अभी दबे होने की, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी कुल कितनी संख्या होगी, लेकिन अगर हम अनुमान तो टोटल लगाए तो करीब 200 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच रहा है जो लोग इस आपदा में लापता अभी तक बताए जा रहे हैं। जो सेना के जवान हैं और वो लगातार रेस्क्यू के कार्य में जुटे हुए हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन भी अब लगातार इस क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और पूरे सर्च चला रहा है, लोगों की आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कितने लोग स्थानीय थे और कितने लोग बाहर के मजदूर थे, कंपनी के कितने लोग, इन सब की पहचान भी की जा रही है। इसके अलावा लगातार सेना के जवान इस पूरे ऑपरेशन में युद्ध स्तर पे जुटे हुए हैं। जी कुलदीप, क्योंकि जैसा आपने तस्वीरों में दिखाया, देर रात तक की वो तस्वीरें आपने दिखाई जिनमें रेस्क्यू का काम किया जा रहा था, तो रात को किस तरह की दिक्कतें वहां पर हुई? क्योंकि एक बार ये भी कहा जा रहा था कि जलस्तर में भी जो बढ़ोतरी हो रही, तो उससे भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी बात, रात के समय में काम करने में दिक्कतें। तीसरी बात, मशीनें इतनी जल्दी वहां पर पहुंच नहीं पाई होंगी। तो रात को रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आई थी? देखिए दिग्विजय, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रही कि जो रेस्क्यू का कार्य चला, क्योंकि पूरा आपदा के बाद दलदल की स्थिति यहाँ पे हो गई थी, और क्योंकि जेसीबी मशीन भी वहाँ कहीं मीटर नीचे धंस रही थी, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो दलदल था उसको साफ करना था सेना के सामने। और उसके बाद क्योंकि काफी हाइट का ये एरिया है, काफी ठंड यहाँ पे होती है, हाड़ कपाती हुई ठंड थी, और वही दलदल वाले क्षेत्र में सेना के जवानों को काम करना पड़ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती तो थी ये, लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवान लगातार डटे रहे और इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने लगातार पूरी रात वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। पूरी रात भर सेना का ऑपरेशन चला और उसके बाद सेना की अलग अलग टुकड़ी लगातार सुबह से ही पूरे अभी तक इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब सेना के जो जवान हैं वो टनल के अंदर दाखिला हो गए हैं, क्योंकि टनल के अंदर भी काफी मलबा इस समय वहां मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी चुनौती तो बनी हुई है कि किस तरीके से, क्योंकि विद्युत परियोजना ही थी और वहां पे जो बिजली के तार है वो तमाम अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक डर भी वहां पे, डर का माहौल जैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो सेना के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी इस पूरे ऑपरेशन में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन भी जिस तरह से रेस्क्यू काम में जुटा हुआ है। आपने जो कुछ विजुअल्स वहां से भेजे थे उनमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी दिख रहे थे। केंद्र से भी कहा गया था कि काफी कुछ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उनको स्टैंड बाई पर रखा गया है, राहत बचाव में अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी उतारा जाएगा। उसकी क्या सिचुएशन इस वक्त वहां पर है? किस तरह से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वहां पर काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे पूरे भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार राहत बचाव की जो सामग्री है उसको घटना स्थल पर पहुंचा रही है। और सुबह से ही सेना के हेलीकॉप्टर उड़ने शुरू हो गए, क्योंकि कल रात काफी हो गई थी और कल उड़ाने नहीं भर पाई, क्योंकि शीत का समय, ठंड का समय था, पाला ज्यादा पड़ रहा था। लेकिन सुबह जैसे ही धूप खिली तो लगातार सेना के जो हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा जो यहाँ पे राहत सामग्री है, चाहे हम उनको उपकरणों की बात करें, जो वहाँ पे तमाम घटना स्थल पे जिन उपकरणों की आवश्यकता है उन उपकरणों की बात करें, वो तमाम उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा। और जो इस क्षेत्र में है वो लगातार सेना भी इस पूरे ऑपरेशन में जो हेलीकॉप्टर है उनकी मदद से इस कार्य को कर रहे हैं। जी कुलदीप, क्योंकि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो था उसको काफी नुकसान वहां पर पहुंचा है, तो कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई है? आकलन कुछ हुआ हो, किस तरह का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, क्योंकि
जो ऋषि गंगा पे जो जल विद्युत परियोजना थी उस पे पिछले 2019 से बिजली उत्पादन का कार्य आरंभ हो गया था। और जिस तरीके सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बताया कि वहां पे 13 मेगावाट की वो जल विद्युत परियोजना थी, लेकिन वो पूरी तरह से तबाह हो गई। जबकि जो जल विद्युत परियोजना तपोवन घाट पे बनाई गई थी उसका भी करीब 75% कार्य पूरा हो गया था। लगभग 25% कार्य रह गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये बाढ़ आए तो उसने दोनों प्रोजेक्टों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो कह सकते हैं कि 100% इनको लॉस हुआ है, पूरी तरह से ये परियोजनाएं ध्वस्त हुई है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान तो हुआ है इन परियोजनाओं को। और इसके अलावा इन परियोजनाओं से जुड़े हुए जो स्थानीय सैकड़ों लोग यहाँ पे स्थानीय भी इन प्रोजेक्टों से जुड़े हुए थे, नौकरी करते थे इन प्रोजेक्टों, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बेरोजगार हुए हैं और कई लोगों की इस प्रोजेक्टों के तहत जान भी चली गई। जी बिल्कुल कुलदीप, एक महत्वपूर्ण बात ये भी बनती है क्योंकि जो वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेबर वहाँ पर रही होगी, बाहर की लेबर रही होगी, लेकिन इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो आसपास के गाँव नदी के किनारे हैं, उनमें किस तरह का नुकसान हुआ होगा? क्या वहाँ के लोग भी कुछ मिसिंग है? देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, अभी भी हम रैणी गांव के पास मौजूद है और जो रैणी का संपर्क है वो पूरी तरह से देश दुनिया से कट गया। और रैणी से करीब उस घाटी की तरफ बताई जा रहे हैं कि 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो पुल यहाँ पे कल ध्वस्त हुआ है इस आपदा के कारण। जो ये ऋषि गंगा पे जो पुल था वो ध्वस्त हुआ है। तो इससे पूरी तरह से जो रैणी गांव की और उसके उस तरफ की घाटी थी वो पूरी तरह से देश दुनिया से कट गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उन लोगों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से, क्योंकि एकमात्र वो पुल था जिसके जरिए वो देश दुनिया से कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन उस पुल के टूट जाने से कहीं ना कहीं अब वहां तक जो तमाम उनको बुनियादी सुविधाएं देनी है, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनके लिए भी उनको काफी दिक्कतें आएंगी। और कैसे वहां तक राहत और तमाम जो अन्य चीजें पहुंचाई जाएंगी, इसके लिए ये प्रशासन के सामने चुनौती है एक। लेकिन अभी क्योंकि कल बताया जा रहा था कि ऊपरी क्षेत्र में एक झील का निर्माण हो रहा है, जहां से ग्लेशियर टूटा है वहां एक झील का निर्माण हो रहा है। और उस झील से जो एक बार पुनः फिर खतरे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन अभी तक जो हमें आधिकारिक जवाब मिला है तो इस तरीके से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहां किसी झील का निर्माण हुआ है। पानी जो नदियों का पानी है वो सामान्य पानी है, इस समय बिल्कुल अपने लेवल पे जो उसका सर्दियों में जो मूल स्वरूप रहता है उसमें बह रहा है। किसी भी तरीके से खतरे के कोई संकेत नहीं है। लेकिन जो आपदा कल आई थी उससे काफी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। जो उसके ऊपरी क्षेत्र है उसके निचले इलाकों में कटान हुआ है, नदियों ने कटान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब बरसात आएगी तो भूस्खलन की संभावनाएं भी बनी रहेंगी इन गांवों के लिए भी। भूस्खलन की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। और कुलदीप, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि पुलिस हो, प्रशासन हो, तमाम सीनियर अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधियों का आना जाना भी क्या वहां पर लगा हुआ है? कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, लगातार, क्योंकि आज सुबह कल केवल यहाँ पे सेना के जवान यहाँ पे मुस्तैदी के साथ जुटे हुए थे, लेकिन आज सुबह से यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी से अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और जो सामाजिक संगठनों से लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं भी हैं वो लगातार इस क्षेत्र से संपर्क कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पे राहत और बचाव की सामग्री पहुंचाई जाए। किसी को किसी तरीके से जो राहत सामग्री अगर पहुंचानी हो तो किस तरीके से पहुंचाई जाए। तो अलग अलग माध्यमों से यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया है। लोग लगातार इस क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। और आज जहाँ हम मौजूद हैं, क्योंकि हम पीछे से तपोवन से लेकर रैणी गांव तक का हमने पूरा ये क्षेत्र देखा है, तो यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही लोगों की गाड़ियां लगातार इस क्षेत्र में दाखिला हो रही है और यहाँ पे लोग हालात जानने आ रहे हैं। और अगर किसी तरीके से लोग यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से स्थानीय लोगों को अगर मदद की आवश्यकता होती है, राहत सामग्री की आवश्यकता है, तो वो पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, नजर आप बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुलदीप राणा हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां पर क्या परिस्थितियां हैं उनको देख रहे हैं, हम तक लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं।